हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम लोग रिफ्रैक्शन का लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम लोग लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़िएगा, मज़ा आएगा और इसमें कुछ क्वेश्चन भी करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। तो क्या होता है लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन? भाई जब कभी भी रिफ्रैक्शन होगा, और रिफ्रैक्शन कब होता है? जब लाइट एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में जाता है। तो जब कभी भी रिफ्रैक्शन होगा तो ऑलवेज वो दो लॉ को फॉलो करेगा। ठीक है, कुछ रूल्स को फॉलो करता है, तो इसमें से दो रूल है, हर बार उसको फॉलो करेगा। ठीक है, और उसको फॉलो करके ही रिफ्रैक्शन होता है। ऐसा नहीं कि लाइट किसी भी मीडियम से किसी भी मीडियम में जाए तो जहां मन तहां मुड़ जाए, ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, कुछ रूल्स हैं, उन रूल्स को ही हम लोग यहाँ लॉज बोलते हैं। उन लॉज को फॉलो करेगा और रिफ्रैक्शन होगा। ठीक है, इन्हीं लॉज को हम लोग क्या बोलते हैं? लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, व्हेन अ रे ऑफ लाइट travel from one transparent to other transparent medium, it always follows two laws. Such laws called laws of refraction. जब कभी लाइट एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में जाता है तो हमेशा दो लॉ को फॉलो करता है। उसी लॉ को हम लोग क्या बोलते हैं? लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन बोलते हैं। तो समझ लेते हैं कि दोनों लॉ क्या है भाई, कैसा है। तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट लॉ को समझ लेते हैं। फर्स्ट लॉ क्या होता है? ठीक है, अच्छा पहले तो कुछ एक फिगर बना लिया जाए ताकि समझने में आसानी हो, है ना। कहाँ पर बनाए? यहाँ पर एक फिगर बनाते हैं। ठीक, सपोज कि ऊपर में एयर है और नीचे ले लेते हैं वाटर। भाई ट्रांसपेरेंट मीडियम लेना है तभी तो रिफ्रैक्शन होगा ना। लाइट एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में जाता है तभी तो रिफ्रैक्शन होता है। ठीक, तो मान लेते हैं कि लाइट ऊपर से आ रहा है ऐसे करके। ठीक, अच्छा तो जो लाइट आता है, आते हुए लाइट को हम लोग क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रे, IR। ठीक है, लाइट कहाँ टकराया? यहाँ पर टकराया। अभी इस पर ध्यान नहीं देना है। लाइट कहाँ टकराया? यहाँ पर टकराया। उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे? उस पॉइंट को हम लोग बोलेंगे जहाँ पर लाइट स्ट्राइक करता है उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। भाई कुछ चीज़ें बिल्कुल लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की तरह, जब हम लोग रिफ्लेक्शन पढ़ रहे थे तो ये सारी चीज़ें वहाँ भी यूज हो रही थी, वहाँ पर भी हम लोग पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं। ठीक है, हाँ अब ध्यान देने वाली बात यह है कि लाइट इस बाउंड्री पर टकराया। किस पॉइंट पर टकराया? इस पॉइंट पर। तो इस पॉइंट पर हम लोग नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। नॉर्मल याद करो कि रिफ्लेक्शन में भी हम लोग नॉर्मल ड्रॉ करते थे, यहां पर भी नॉर्मल ड्रॉ होगा। ठीक है, तभी मैंने बताया कि रिफ्लेक्शन देखते हुए आइए सब कुछ बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और नॉर्मल हमेशा क्या होता है? नॉर्मल हमेशा बाउंड्री के परपेंडिकुलर होता है, मैंने बताया था वहां पर भी। ठीक है, तो ये रहा हमारा नॉर्मल, इसको हम लोग n से रिप्रेजेंट करते हैं, ये हो गया नॉर्मल। ठीक है, इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाता है उस एंगल को हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस और लिखते हैं एंगल I से। ठीक, अच्छा लाइट जाना किस रास्ते पे चाह रहा था? इस रास्ते पर जाएगा, अब नहीं। हम लोगों ने ये पढ़ रखा है कि जब लाइट एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में जाता है और कुछ एंगल बनाते हुए जाता है, अभी जस्ट हम लोग पिछले लेक्चर में पढ़े थे, तो वो मुड़ता है। अब वो टुवर्ड द नॉर्मल भी मुड़ता है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल भी मुड़ता है। टुवर्ड द नॉर्मल कब मुड़ता है? जब लाइट रेयर से डेंसर जाए। और अवे फ्रॉम नॉर्मल कब मुड़ता है? जब लाइट डेंसर से रेयर जाए। तो भाई यहां पर तुम लोग मुझे बताओ कि लाइट कहां से कहां जा रहा है? डेंसर से रेयर या रेयर से डेंसर?
तो ध्यान से देखो, ऊपर में क्या है, इस बाउंड्री के ऊपर एयर है, इस बाउंड्री के नीचे क्या है, वाटर है। एयर वाटर के कंपैरिजन में कैसा होता है, रेयर, तो ये रेयर मीडियम बन गया, और ये कैसा हो गया, डेंसर मीडियम। तो यानी कि लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रहा है, तो वो बेंड होगा। क्यों बेंड होगा, क्योंकि ऑब्लिकली जा रहा है, परपेंडिकुलर जाता है तो स्ट्रेट चला जाता है, ऑब्लिकली जा रहा है, बेंड होगा। किधर बेंड होगा, टुवर्ड्स द नॉर्मल, यानी कि लाइट इस रास्ते पर आ रहा था और इस रास्ते पर जाना चाह रहा था, तो अब ऐसे तो नहीं जाएगा, यानी कि ये रास्ता को अब हम डॉटेड बना देंगे। डॉटेड लाइन ये बता रहा है कि रास्ता ये था, ऐसे निकलना चाह रहा था, लेकिन अब ऐसे निकलेगा नहीं, अब वो टुवर्ड्स द नॉर्मल मूव करेगा, यानी कि नॉर्मल के थोड़ा करीब आ जाएगा। यानी कि रियली में हुआ क्या है, लाइट ऐसे आया और ऐसे गया। समझ में कुछ बात आया, ठीक, क्लियर। तो इस रे को हम लोग क्या बोलेंगे, इस रे को हम लोग बोलेंगे रिफ्रैक्टेड रे। क्या बोलेंगे, रिफ्रैक्टेड रे, और लिखेंगे किससे, आरआर से। रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाता है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, और लिखते किससे हैं, एंगल आर से, ठीक है। तो यहां समझ लेना है कि एंगल आई क्या है, एंगल आई है यहां पर एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। एंगल आर क्या है हमारा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। आई आर क्या है हमारा, इंसिडेंट रे या इंसिडेंस रे। आर आर क्या है हमारा, रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे। एन क्या है हमारा, नॉर्मल है, ठीक, क्लियर है। चलो, तो अब हम लोग समझ लेते हैं कि फर्स्ट लॉ होता क्या है आखिर। तो फर्स्ट लॉ ये बोलता है इंसिडेंस रे यानी कि आई आर, रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे यानी कि आर आर, एंड नॉर्मल टू द इंटरफेस of two transparent media at the point of incidence all lie on the same plane। ध्यान से पढ़ लो, फर्स्ट लॉ क्या बोल रहा है कि इंसिडेंस रे यानी कि ये, रिफ्रैक्टेड रे यानी कि ये, एंड नॉर्मल कहां पर खींचना है, एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। इसको क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑफ टू ट्रांसपेरेंट मीडिया, ठीक है। ये तीनों लाइन, ये लाइन, ये लाइन और ये लाइन, सब एक ही प्लेन पर होगा। मैं एक बात यहां पर बता देता हूं कि इस लॉ का कहीं भी दूर दूर तक यूज नहीं है आप लोगों के सिलेबस में, 12th में भी पढ़ना है इसको, ठीक है। जो अभी हम लोग 10th में पढ़ रहे हैं सारा कुछ 12th में पढ़ना है और कुछ एक्स्ट्रा भी पढ़ना है, ठीक है। तो ये जो लॉ है फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, इसका आप लोगों के सिलेबस में दूर दूर तक यूज नहीं है, कहीं यूज नहीं है, हम लोगों के लिए कोई यूज नहीं है, ठीक है। लेकिन पढ़ना है कि भाई ये लॉ होता क्या है, इसको समझना है। अब टीचर इसको पढ़ा करके चल जाते हैं कि भाई इंसिडेंस रे, नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे सभी एक प्लेन पर होता है, लेकिन इसका मतलब क्या है, इसके पीछे बहुत गहरा राज छुपा है। इसका क्या मतलब है, इसको ध्यान नहीं देते। क्यों? क्योंकि सुनने में बड़ा मामूली सा लगता है कि भाई ये तीनों लाइन एक ही प्लेन पर होगा, लेकिन इसका यूज क्या है अब मैं समझाता हूं, समझना, ठीक है। बोल क्या रहा है कि मान लेते हैं कि मेरे पास एक लाइट है और ये लाइट इस बोर्ड पर रखा हुआ है और हम क्या कर रहे हैं, लाइट को इंसिडेंस करवा रहे हैं। इमेजिन करो कि इस बाउंड्री के नीचे पानी है, ठीक है। टॉर्च मैंने ऐसे रखा है, लाइट यहां से निकला, इंसिडेंट रे आया। इंसिडेंट रे कैसे आ रहा है, इस बोर्ड को छूते हुए आ रहा है ऐसे करके, ठीक है। यहां पर टकराया, इस पॉइंट को क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ठीक। फिर हम लोग क्या करेंगे, तुरंत एक नॉर्मल खींच देंगे जहां पर टकराएगा। अगर ये लाइट बोर्ड पर टच करते हुए आ रहा है, वाटर नीचे वाटर है, तो भाई जब यहां टकराएगा तो नॉर्मल हम वहां ड्रॉ करेंगे तो नॉर्मल भी तो इस बोर्ड पर ही जाएगा, यानी कि इंसिडेंट रे और नॉर्मल दोनों प्लेन पर होगी। अब इसका क्या मतलब है, रिफ्रैक्टेड रे, अब समझना।
ये क्या बोलना चाह रहा है, अब ध्यान समझना। लाइट रेयर से डेंसर जा रहा है तो वो टुवर्ड द नॉर्मल मूव करेगा, ठीक। ये बात तो समझ में आया है कि लाइट जब रेयर से डेंसर जा रहा है तो नॉर्मल की तरफ उसको मूव करना है, दबना है, ठीक है। लेकिन वो कैसे दबेगा भाई, लाइट ऐसे आ रहा है, अब दबने के लिए मान लो इमेजिन कर लो कि ये एंगल है 60 डिग्री, इमेजिन कर लो कि ये एंगल है 60 डिग्री, तो लाइट दबेगा यानी कि एंगल कुछ कम होगा। भाई एंगल तो ये होता ना 60 डिग्री, अगर लाइट ऐसे निकल जाता तो ये 60 होता, लेकिन लाइट ऐसे थोड़ी निकलेगा, लाइट थोड़ा दबेगा, क्यों? क्योंकि रेयर से डेंसर जा रहा है। तो अगर ये 60 डिग्री है, इमेजिन कर लो कि ये 60 डिग्री है, तो ये 60 से कुछ कम होगा, मान लेते ये 30 डिग्री है। यानी कि आपको समझ में आ गया कि अगर इंसिडेंट रे 60 डिग्री पर हम इंसिडेंट करवा रहे हैं और वाटर में जा रहा है तो 60 डिग्री से कम एंगल बनाएगा, रिफ्रैक्टेड रे को 60 से कम एंगल बनाना है। अब 60 से कम एंगल तो भाई ऐसे भी बना सकता है, सोच करके देखो, रिफ्रैक्टेड रे को क्या करना है, खाली दबना है ना, तो दबने के लिए तो भाई वो ऐसे भी दब सकता है कि रिफ्रैक्टेड रे बोर्ड पर से नहीं आ रहा है, थोड़ा सा ऊपर उठ करके जा रहा है। इंसिडेंट रे ऐसे आया, बोर्ड पर छूते छूते आया, नॉर्मल भी आपने बोर्ड पर छूते छूते बनाया। रिफ्रैक्टेड रे को क्या करना है, थोड़ा सा दबना है ना, तो दबने के लिए तो वो थोड़ा सा उठ करके भी तो दब सकता है, मतलब ऐसे आया, लाइट थोड़ा सा उठ गया, उठ करके थोड़ा दब गया। या फिर ऐसे भी तो हो सकता है कि इंसिडेंट रे ऐसे आया, रिफ्रैक्ट जब करना था तो लाइट थोड़ा बोर्ड के अंदर घुस करके दब करके बोर्ड के अंदर घुस गया और दब गया, तो वैसे भी तो दब करके जा सकता है, काम तो वैसे भी चल रहा है। लेकिन नहीं, रिफ्रैक्टेड रे दबेगा जरूर, लेकिन उसको दबना किस तरह से है, ना तो बोर्ड के अंदर घुस करके दबना है, ना तो बोर्ड के बाहर घुस करके दबना, उसको बोर्ड पर ही दब करके जाना है। ये था फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन का मतलब। फर्स्ट लॉ हमें ये बताता है कि अगर इंसिडेंट रे बोर्ड पर आ रहा है, नॉर्मल भी बोर्ड पर है, तो रिफ्रैक्टेड रे को सिर्फ दबना ही नहीं है, दबना ही नहीं है, दबना इस तरह से है कि वो जब दब करके निकलेगा तो वो बोर्ड पर ही दब करके जाएगा, ना कि अंदर घुस करके, ना कि बाहर घुस करके। समझ में आया? तो फर्स्ट लॉ का ये मतलब है, बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है। हालांकि हम लोग का इसका यूज कहीं भी नहीं है, लेकिन इसके पीछे बहुत गहरा साइंस है, ठीक है। आपको ये समझना है कि इंसिडेंट रे अगर बोर्ड पर आ रहा है, नॉर्मल भी बोर्ड पर है, तो रिफ्रैक्टेड रे भी जो होगा वो बोर्ड पर ही दब करके जाएगा, ना कि अंदर घुस करके दब जाएगा, ना कि बाहर पर घुस करके दब जाएगा। समझ में कुछ आया? तो ये था फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक। अब हम लोग पढ़ते हैं सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है। स्क्रीनशॉट ले लो, सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन को हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है। सेकंड लॉ, ठीक है। तो सेकंड लॉ क्या बोलता है, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन of angle of refraction for a given color of light is always constant for a given pair ऑफ मीडिया। क्या बोल रहा है, इसको इक्वेशन में लिखते हैं तब समझ में आएगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस को आप साइन थीटा के अंदर डाल दो, उसको डिवाइड कर दो, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन को भी साइन थीटा के अंदर डाल दो, ठीक है। ये हमेशा कांस्टेंट होगा, हमेशा कांस्टेंट होगा। ये कांस्टेंट किसके इक्वल होगा वो समझेंगे बाद में, पहले ये समझ लेते हैं कि ये हमेशा कांस्टेंट होगा। क्या बोल रहा है ये लॉ भी, क्या बोल रहा है इसको भी समझ लेते हैं। बोल ये रहा है ना भाई कि देखो, सपोज कि ये टॉर्च है यहां पर रखा हुआ, आपको मन कर रहा है कि आप एक बार टॉर्च को यहां रखे हुए, निशाना आपका यही है, निशाना कौन है, ये पॉइंट है। इमेजिन करो कि ये टॉर्च नहीं, ये बंदूक है। इमेजिन करो कि ये टॉर्च नहीं, ये बंदूक है, और ये किसी का खोपड़ी है, आपका निशाना उसका खोपड़ी ही है, ठीक है। हाँ, तो आप निशाना बंदूक को इस पोजीशन पर रख करके भी लगा सकते हो, वहां पर इधर भी रख करके वहां निशाना लगा सकते हो, इधर भी रख करके वहां निशाना लगा सकते हो। आपका टारगेट कौन है वो, ठीक है। हाँ, अब लाइट में आ जाते हैं। तो मेरा टॉर्च यहां पर है, ठीक। हम यहां पर से टॉर्च क्या कर रहे हैं, टॉर्च को जलाया जा रहा है। लाइट यहां से ऐसे आया, वहां टकराया, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या था, ये था। मान लेते हैं थोड़ा देर के लिए, इमेजिन कर लो कि ये एंगल था 30 डिग्री, ठीक। इमेजिन कर लो कि ये एंगल कितना था, 30 डिग्री, ठीक, ठीक है। 30 डिग्री को यहां पर डाल दो, चलो लिखते हैं 30 डिग्री को डाल दो यहां पर, साइन 30 डिग्री, ठीक। अच्छा, रिफ्रैक्टेड रे ऐसे गया, मान लेते कि ये एंगल है 20 डिग्री, उसको भी साइन के अंदर डाल दो, साइन 20 डिग्री,
अच्छा sin 30 का भी कुछ वैल्यू होगा, sin 20 का भी कुछ वैल्यू होगा, ये भी एक नंबर होगा, ये भी एक नंबर होगा। दो नंबर को जब हम डिवाइड करेंगे तो एक रिजल्ट आएगा। रिजल्ट में मान लेते हैं कोई नंबर आया, वो नंबर था k, ठीक है, वो नंबर क्या था k। अब क्या करते हैं, अब मेरा मन किया कि अब हम टॉर्च को यहां नहीं रखेंगे, टॉर्च को प्लेस कर देते हैं यहां पर, ऐसे रख देते हैं, ठीक है, ऐसे रख देते हैं। अब लाइट ऐसे आएगा, वहां पर टकराएगा, बताओ एंगल चेंज हो गया, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो गया, चेंज। मान लेते हैं चेंज होकर के एंगल हो गया, एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया 50 डिग्री। एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो गया, 50 डिग्री। साइन को अंदर डाल दो, ठीक। आप सोच करके बताओ क्या लाइट अभी भी इसी रास्ते पे जाएगा? नहीं भाई, चेंज होगा। अब इसी रास्ते पे थोड़ी जाएगा, आपने एंगल ऑफ इंसिडेंस को चेंज कर दिया, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी चेंज होगा। अब वो थोड़ा उधर जा सकता है, थोड़ा इधर जा सकता है, इसमें दिमाग नहीं लगाना है, चेंज होगा, बस इतना समझ लो, ठीक है। क्योंकि आपने टॉर्च को इधर से इधर कर दिया तो ये भी खिसक जाएगा अपनी जगह से। तो मान लेते हैं खिसक करके एंगल हो गया 40 डिग्री। कितना हो गया, 40 डिग्री। भाई ये कम जरूर, ये हर बार कम होगा, क्यों? क्योंकि अगर इधर रखोगे ऐसे निकलता, लाइट हल्का दबेगा, तो 40-50 से तो कम ही होगा, 40 डिग्री। मजे की बात यह है कि जब हम इस दोनों को भी डिवाइड करेंगे ना, तो जो रिजल्ट आएगा वो k ही के बराबर आएगा। आपको मन किया कि अब इधर नहीं, अब हम इधर लेकर के आ जाते हैं। अब ऐसे लाइट आ रहा है, लो लाइट अब ऐसे आ रहा है, अब एंगल ऑफ इंसिडेंस कम हो गया, और मान लेते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया अब 20 डिग्री। साइन के अंदर डाल दो तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी कम हो जाएगा, और कम हो जाएगा, 20 से भी और कम हो जाएगा, मान लेते 10 हो गया। मजे की बात यह है कि k ही आएगा। हाँ, यही कहता है सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या बोलता है कि जब तक आप किसी लाइट का कलर को चेंज नहीं करते हो और ये दोनों मीडिया चेंज नहीं होता, मतलब एयर है यहाँ वाटर है, ठीक है, एयर है यहाँ पर वाटर है, अगर एयर वाटर कुछ चेंज नहीं हो रहा, आप जो लाइट को जला रहे हो उसी कलर का लाइट अगर आ रहा है, ठीक है, आप पोजीशन कितना भी चेंज कर लो, कभी लाइट को यहां कर दो, ऐसे कर दो टॉर्च को, कभी यहां कर दो, कभी यहां कर दो, आप कितना भी ऐसे ऐसे एंगल चेंज कर दो, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी हर बार चेंज होगा, लेकिन जब दोनों को डिवाइड दोगे तो हर बार वही वैल्यू आएगा जो पहले आ रहा था। यही बोलता है सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। और इसको अच्छे से समझते हैं। मान लेते हैं एक लड़का ये रहा जो ये सब कांड कर रहा है, एक और लड़का जो कहीं और ये सब कांड कर रहा है, ठीक है, एक और लड़का जो कहीं और ये सब कांड कर रहा है, लेकिन वहां पर भी क्या हो रहा है, उसके पास भी एयर है और वाटर है, मतलब टॉर्च लेकर के आप भी खड़े हो किसी तालाब के पास और वो भी किसी दूसरे तालाब के पास टॉर्च लेकर के खड़ा है, उसमें भी पानी है, आपका भी पानी है, वाटर का डेंसिटी सबका सेम है, ऐसा नहीं कि कोई खारा है कोई ये, ऐसा नहीं होना चाहिए, सेम पानी होना चाहिए, ठीक है। अब क्या करो, आप भी लाइट को लेकर के खड़े हो जाओ पानी के ऊपर, हवा से लाइट पानी में जा रहा है, नॉर्मल के साथ मान लो कि आप भी 40 डिग्री एंगल बना रहे हो, अब वो भी क्या कर रहा है, टॉर्च लेकर खड़ा किसी दूसरे तालाब के साथ, वो भी नॉर्मल के साथ 40 डिग्री एंगल बना करके लाइट को भेज रहा है। और इमेजिन कर लो, इमेजिन नहीं, ये होना चाहिए कि भाई दोनों का लाइट का कलर सेम होना चाहिए। अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे, आगे हम लोग पढ़ेंगे 12th क्लास में, अभी नहीं पढ़ेंगे 12th क्लास में, कि कलर अगर चेंज होगा तो बेंडिंग चेंज हो जाएगा, ये समझ लो, ठीक है। ये 12th में पढ़ेंगे, अभी नहीं पढ़ना, बस इतना समझ लो कि कलर चेंज नहीं होना चाहिए, दोनों का जो टॉर्च है, दोनों का टॉर्च से जो लाइट निकल रहा है वो सेम कलर का होना चाहिए, वह मीडिया दोनों का सेम होना चाहिए, एयर से वाटर में जा रहा है तो एयर से वाटर में भी दूसरे का जाना चाहिए, और दोनों का अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस सेम है तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी दोनों का सेम होगा, और दोनों रेशियो को डिवाइड करेंगे तो हमेशा k ही आएगा। यही बोलता है सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। समझ में कुछ आया? साइन आई बाय साइन आर। पता है ये कांस्टेंट किसके इक्वल होगा? एयर है अलग, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसका होगा, इधर नीचे वाटर है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग होगा, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को n1 बोल देते हैं, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को n2 बोल देते हैं, तो ये किसके इक्वल होगा? n2 बाई n1 के इक्वल होगा। ये एक साइंटिस्ट है स्नेल नाम का, उसने इस लॉ को प्रूफ किया था। हम लोगों को प्रूफ नहीं करना, ये सब PhD में करना है, ठीक है। बस हम लोग को डायरेक्ट लिखना है कि जब एंगल ऑफ इंसिडेंस को साइन के अंदर डाल देंगे और इसको डिवाइड कर देंगे, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन को भी साइन के अंदर डाल के, तो ये दोनों रेशियो हर बार कांस्टेंट आएगा, भले ही कितना एंगल ऑफ इंसिडेंस को चेंज कर लो ना चलो, जब तक आपका लाइट का कलर चेंज नहीं हो रहा है और ये दोनों मीडिया चेंज नहीं हो रहा है, तब तक आप कितना भी नाच लो, इधर उधर कर लो, आपका ये दोनों का रेशियो हर बार कांस्टेंट आएगा। और कांस्टेंट किसके इक्वल आएगा? दोनों के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के रेसिप्रोकल के इक्वल आएगा, ठीक है, n2 बाई n1। इसी लॉ को हम लोग क्या बोलते हैं? स्नेल्स लॉ। तो कई बार आप लोगों को एग्जाम में बोल देता है कि स्टेट स्नेल्स लॉ, इसका मतलब वो आपसे सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन पूछ रहा है, याद रहे, इसे वो क्या बोलते हैं? स्नेल्स लॉ। और आप लोगों को याद होगा, हम लोग एकदम स्टार्टिंग में जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ रहे थे
तो एंड मान लेते हैं कि लाइट इस मीडियम में v1 वेलोसिटी से आ रहा है। n1 मीडियम में लाइट का स्पीड क्या है? v1 वेलोसिटी। और जैसे ही n2 मीडियम में गया तो उसका लाइट का स्पीड चेंज हो जाएगा। एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब जाता है तो लाइट का स्पीड चेंज हो जाता है। जब हम लोग गाड़ी एक ट्रैफिक से दूसरे ट्रैफिक में लेकर के जाते हैं तो स्पीड चेंज हो जाता है। हाईवे से लेकर के घुस गए 3 बाजार, कहीं मेला ओला में चल गए, तो भाई जब ट्रैफिक बढ़ता है तो हमको स्पीड भी चेंज करना पड़ता है। ट्रैफिक चेंज, स्पीड चेंज, यानी कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रहा है तो स्पीड चेंज होगा। n1 मीडियम में लाइट का स्पीड था v1, n2 मीडियम में लाइट का स्पीड था v2। तो हम लोग वहां पर देख चुके थे कि n2 बाई n1 किसके इक्वल था? v1 बाई v2 के इक्वल था, है ना? समझ में कुछ बात आया? n2 बाई n1 किसके इक्वल था? v1 बाई v2 के इक्वल था। ठीक, तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं यहां पर v1 बाई v2। ठीक है, याद रहे स्नेल्स लॉ केवल इतना ही है, केवल इतना ही है। ठीक है, लेकिन हम लोगों को पता है सिंस n2 बाई n1 इज इक्वल टू v1 बाई v2, इसको हम बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 1, इसको बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 2। तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं देयरफॉर साइन i बाई साइन r इज इक्वल टू n2 बाई n1 इज इक्वल टू v1 बाई v2 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ठीक है, सेकंड लॉ आपका यहीं पर खत्म हो जाता है, यहीं तक लिखना है, लेकिन ये एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए इसको याद रहे। ठीक है, तो ये था हमारा लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, अब हम लोग इस पे एक दो क्वेश्चन करते हैं। फॉर अ रे ऑफ लाइट एंगल ऑफ इंसिडेंस is 37 degree, ठीक, and angle of refraction is 24 degree, find the refractive index, फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक, ऑफ वाटर। assume that light comes from एयर। ठीक, और यहां पर गिवन में दे दिया है साइन 37 डिग्री का वैल्यू, क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है 0.6 एंड साइन 24 डिग्री इज 0. ये क्वेश्चन दे दिया है। ठीक है, हाँ, तो भाई क्वेश्चन क्या बोल रहा है? एक लाइट है जिसका एंगल ऑफ इंसिडेंस 37 डिग्री है। चलो फिगर भी देख लेते हैं। मान लेते लाइट ऐसे आ रहा है, ठीक, ये हमारा इंसिडेंट रे यहां टकराया, यहां पर एक नॉर्मल खींच दो। लाइट इस रास्ते पर जाना चाह रहा था लेकिन अब वो इस रास्ते पर जाएगा नहीं, हमें पता है। लाइट कहां से कहां जा रहा है? एयर से वाटर। कोई जरूरी नहीं है एयर से वाटर, हो सकता है ऊपर वाटर हो नीचे ग्लास हो सकता है ऊपर ग्लास है नीचे तुम्हारा एयर है, कुछ भी हो सकता है, बस दो डिफरेंट ट्रांसपेरेंट मीडिया होना चाहिए, है ना? ठीक है, तो इंसिडेंट रे आ रहा है, कितना एंगल बना रहा है? 37 डिग्री। लाइट अब इस रास्ते में जाएगा नहीं, हमें पता, लाइट बेंड करेगा। क्यों? क्योंकि एयर से वाटर में जा रहा है, यानी कि रेयर से डेंसर जा रहा है, तो वो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करेगा। और कितना एंगल बना करके जा रहा है? 24 डिग्री। ठीक, ऐसे गया। यहां बोल दिया है कि ये ऊपर में एयर है, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम n1 बोल रहे हैं, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को n2, और हमें पता है कि एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है, अप्रॉक्सीमेट 1 होता है, लेकिन हम लोग न्यूमेरिकल्स में 1 लेकर के चलते हैं। ठीक है, तो पूछ रहा है कि बताइए वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा। तो अब आप सोचिए ऐसा कौन सा फॉर्मूला आपको पता है जिसमें n1 n2 दोनों आता हो और बदले में एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी देखने को मिलता हो। तो हमें पता है कि ऐसा एक ही है, we know that sin
आई बाई साइन आर इज इक्वल टू N2 बाई N1। आई क्या होता है? एंगल ऑफ इंसिडेंस, और हमारे क्वेश्चन में एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है? 37 डिग्री। आर कितना है? 24 डिग्री। N2 हमें नहीं पता, यही तो पता करना। N1 हमें पता है एयर है, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, N2 साइन 24 डिग्री 1 इंटू साइन 37 डिग्री। N2 साइन 24 डिग्री का वैल्यू हमें दे दिया है 0.4, साइन 37 डिग्री का वैल्यू दे दिया है 0.6। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग N2 पता कर लेंगे 0.6 बाई 0.4। पॉइंट दोनों ही से हट गया, कितना आया? 6/4, यानी कि कट गया 3, यहाँ पर आ गया 2। तो N2 इज इक्वल टू कितना आ गया? 3/2, यानी कि ये वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है कितना है? 3/2। तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन था, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है कि एक लाइट है जो एयर से किसी सब्सटेंस एक्स में जा रहा है। अब ये सब्सटेंस एक्स क्या है हमें नहीं पता, बस इतना पता है कि ऊपर में एयर है और नीचे कोई एक्स सब्सटेंस है। वो क्या है, कौन सा मीडियम है, ये हमें नहीं पता। लाइट एयर से सब्सटेंस एक्स में जा रहा है, ऐसे जाना चाह रहा है। ठीक है, ऐसे जाएगा नहीं, ये पक्का तय है। क्यों? क्योंकि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब कुछ ऑब्लिकली कुछ एंगल बनाता हुआ जाता है तो वो स्ट्रेट नहीं जाता, वो बेंड होता है। और अब किधर बेंड होगा ये हमें नहीं पता है। हाँ, लेकिन ये बोल दिया कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना है? 40 डिग्री। यानी कि अगर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है 72 डिग्री, तो ये पक्का है कि टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड किया होगा, टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड किया होगा, क्योंकि एंगल कितना है? 40 डिग्री है। यानी कि लाइट रेयर से डेंसर जा रहा है। यानी कि ये समझ में आ गया कि एयर से ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का निकलेगा। जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है किसी दूसरे के कंपैरिजन में, तो जिसका ज्यादा है वो कैसा मीडियम बन जाता है? डेंसर। तो इतना तो तय है कि वो मुड़ा है टुवर्ड्स द नॉर्मल, मतलब ये जो मीडियम एक्स है वो एयर के कंपैरिजन में कैसा है? डेंस है, डेंस। ठीक है, क्योंकि ये टुवर्ड्स द नॉर्मल मूव कर रहा है। अब बोल रहा है कि बताइए इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, तो निकाल लेते हैं, बड़ा इजी है। फिर से हम लोग क्या लिखेंगे? साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू N2। मान लेते हैं ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है N2 और ये क्या है? N1। ठीक है, तो क्या होता है? N2 बाई N1। ठीक, साइन आई कितना है भाई? आई है 72 डिग्री। आर कितना है? 40 डिग्री। N2 क्या है? नहीं पता, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स x है। N1 एयर है और एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है। यानी कि x साइन 40 डिग्री इज इक्वल टू 1 साइन 72 डिग्री। x हमें पता करना है, साइन 40 का वैल्यू हमें दे दिया है 0.642। साइन 72 डिग्री का वैल्यू हमें दे दिया है कितना है? 0.951। यहाँ से हम x पता कर लेंगे 0.951 बाई 0.642। पॉइंट दोनों तरफ से हटा दो, आ गया 951 बाई 642। ठीक है, और ये किसके इक्वल होगा? डिवाइड दे के देखिए तो 1.48 आएगा। यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना निकल गया? जिस मीडियम में लाइट जा रहा है 1.48, और साफ दिख रहा है कि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज़्यादा है। यानी कि ये कैसा मीडियम है? डेंसर है इसके कंपैरिजन में। ठीक है, तो उम्मीद है समझ में आया होगा। तो इस लेक्चर को हम लोग यहीं पर ख़त्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। पढ़ाई कीजिए, मेहनत कीजिए। चलिए, गुड बाय।